मॉर्निंग एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन, जो कि हम लोग पढ़ भी रहे थे लगातार। हम लोगों ने लगभग 10-10 क्वेश्चन के आसपास 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 84 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है कंज्यूमर बाय ए गुड्स टिल, ओके क्वेश्चन जूम कर देता हूँ। हाँ, कंज्यूमर बाय ए गुड्स टिल Px इज इक्वल्स टू MUX, मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी जब मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर है। आगे कहता है इफ द प्राइस फॉल्स कंज्यूमर विल रीच इक्विलिब्रियम, मतलब जैसे ही कीमत फॉल करेगी तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचेगा। देखिए जाहिर सी बात है, जैसे कीमत कम होगी कंज्यूमर अपने कंजम्पशन को बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा, ज़रा सोच कर देखिए। मान लीजिए इक्विलिब्रियम का ये सिचुएशन है, ओके। जैसे देखिए, मान लीजिए इक्विलिब्रियम है Px इज इक्वल्स टू MUX, मार्जिनल यूटिलिटी भी 4 और प्राइस ऑफ और यूटिलिटी ऑफ गुड्स भी 4 है। तो अगर कीमत घट के 3 हो जाएगी तो ये आदमी इक्विलिब्रियम में तो रहेगा नहीं। तो ये करेगा क्या, जैसे कीमत कम होगी ये अपने कंजम्पशन को बढ़ाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी डिमांडेड को बढ़ाएगा। तो डिमांड बढ़ाने से, ज़्यादा कंज्यूम करने से मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होने लगेगी। हो सकता है प्रोडक्ट की यूटिलिटी घटते घटते आकर 3 पर पहुंच जाए और वो आदमी वापस से इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब भी कीमत कम होती है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंचने के लिए वो गुड्स के कंजम्पशन को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो जैसे ही ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन कर जाएगी और वापस इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। तो राइट आंसर है हमारा बी। बी इज द राइट आंसर, एट हायर क्वांटिटी। ओके, ध्यान रखिएगा, बी राइट आंसर है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 पर आते हैं। देख क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कह रहा है, पेट्रोल इज बिकमिंग चीपर येट डिमांड फॉर कार इज नॉट राइजिंग। क्या बोल रहा है कि पेट्रोल इज बिकमिंग चीपर येट डिमांड फॉर कार इज नॉट राइजिंग। दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स द, ये स्टेटमेंट क्या इंडिकेट कर रहा है, लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट ऑपरेटिव फॉर द कार, या लॉ ऑफ डिमांड इज ऑपरेटिव फॉर पेट्रोल, लॉ ऑफ डिमांड फॉर कार विल शिफ्ट, या ऑल द अबव। फिर से सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पेट्रोल इज बिकमिंग चीपर येट डिमांड फॉर कार इज नॉट राइजिंग, मतलब पेट्रोल की कीमत में चेंज होने के कारण कार पे चेंज नहीं आया, कार के डिमांड पे। तो सही बात है, कार पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा है। हम कह सकते हैं कि कार पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड जो है पेट्रोल पर काम कर रहा है। वेरी गुड। हम ये भी कह सकते हैं कि कार का जो डिमांड है वो शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं ना कि प्राइस में जब चेंज नहीं होता है, किसी और वजह से डिमांड में जब चेंज होता है तो डिमांड कर्व शिफ्ट करता है। तो भैया मेरे राइट आंसर ए भी है, बी भी है, सी भी है, उस हिसाब से ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर क्या हो गया हमारा, ऑल ऑफ द अबव, डी। डी इज द राइट आंसर। ओके, चलो 86 पर आते हैं। 86 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। डाउनवर्ड स्लोप क्या इंडिकेट कर रहा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस, नहीं सर, नेगेटिव रिलेशन। ये तो बहुत बार हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है। तो भैया डाउनवर्ड स्लोप इंडिकेट करता है कि दोनों के बीच इनवर्स रिलेशन है। तो राइट आंसर हो गया हमारा बी। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 पे आइए। 87 में क्या कह रहा है, तो 87 में कह रहा है इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स डिमांड कर्व क्या शो करेगा। तो भैया मेरे डिमांड कर्व नॉर्मल गुड्स के केस में क्या शो करेगा, सिंपल, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगा। अरे भैया प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगा, तो नेगेटिव स्लोप हुआ ना। डिमांड कर्व क्या शो करेगा, नेगेटिव स्लोप शो करेगा, सिंपल सी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 पर आइए। लॉ ऑफ डिमांड फेल, ये तो सबको याद है, किस केस में, लॉ ऑफ डिमांड फेल किस केस में होता है बच्चे, नॉर्मल गुड्स में कि इंफीरियर गुड्स में या गिफन गुड्स में। देखिए ऐसे तो मैक्सिमम जो बेहतर आंसर है वो है गिफन गुड्स का,
लेकिन जानते हैं कभी कभी इन्फीरियर गुड्स में भी फेल कर जाता है, लेकिन कब? जब इनकम इफेक्ट स्ट्रॉन्गर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो जाता है। मैंने थोड़ा देर पहले आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, तो उस हिसाब से हम देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 88 में हम ये कभी डायरेक्टली नहीं कह सकते कि इन्फीरियर गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड हमेशा फेल कर जाएगा। देखिए, फेल हो भी सकता है और नहीं भी, डिपेंड करता है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट कैसा है। तो उस हिसाब से अगर हम पॉसिबल आंसर की तरफ जाएं तो भैया हमारा पॉसिबल आंसर हो जाना चाहिए बोथ सी एंड डी। ओके, चलिए, तो राइट आंसर आप डी पे टिक कर दीजिएगा अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो। अब आते हैं 89। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 में क्या कह रहा है। 89 में कह रहा है इन द केस ऑफ गिवन पैराडॉक्स, इन द केस ऑफ गिवन पैराडॉक्स द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। अरे जाहिर सी बात है, गिवन गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड फेल कर जाता है, तो जब लॉ ऑफ डिमांड फेल कर जाता है तो डिमांड कर्व पॉजिटिव स्लोप बनाएगा। ऑब्वियसली एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड में कैसा बनता है? पॉजिटिव स्लोप बनता है ना भाई, इस तरीके से डिमांड कर्व बनता है, पॉजिटिव स्लोप। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 90 में कहता है कि गिवन गुड्स इज वन फॉर विच अ स्मॉल चेंज इन प्राइस रिजल्ट इन। तो क्या चेंज आएगा भाई? देखिए ऑप्शन ए में क्या कह रहा है। ऑप्शन ए में कह रहा है जीरो इनकम इफेक्ट आउटवेटेड बाय पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ऑप्शन बी में कहता है जीरो इनकम इफेक्ट बीइंग इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नहीं भैया, ये तो गलत है। नेगेटिव इनकम इफेक्ट आउटवेट बाय, हाँ ये अच्छा है भैया। इसका ये मतलब हुआ कि नेगेटिव इनकम इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। तो सबसे सही आंसर जो है वो है हमारा सी। क्योंकि देखिए गिवन गुड्स में क्या होता है, जो नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है किस चीज़ से? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। आउटवेट का मतलब ज़्यादा होना, यानी कि नेगेटिव इनकम इफेक्ट ज़्यादा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। तो राइट आंसर हो गया हमारा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कहता है। लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी। क्वेश्चन तो अच्छा है जी। अमाउंट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या कह रहा है देखते हैं। ऑप्शन सी में आपका कह रहा है बोथ ए एंड बी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओहो, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या एक्सप्लेन कर रहा है? बोथ ए और बी इलास्टिसिटी। रुकिए फिर से क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन डिमांड। हाँ भैया, हमको लगता है 91 का ए होना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो डायरेक्शन ऑफ चेंज बता रहा है। जैसे कि वस्तु की कीमत बढ़ी तो भैया क्वांटिटी डिमांडेड घटा, डायरेक्शन ऑफ चेंज बताया ना कि ये घटेगा, विपरीत दिशा में जाएगा। कीमत घटेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, तो डायरेक्शन बता रहा है। तो राइट आंसर मेरे हिसाब से ए होगा। मेरे हिसाब से क्या, ए ही होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 में क्या कह रहा है। कह रहा है इन द केस ऑफ गिवन गुड्स डिमांड वेरीज विद द प्राइसेस इनवर्सली, डायरेक्टली, प्रोपोर्शनेटली, नॉन ऑफ द अबव। अब आप बताइए डिमांड प्राइस के साथ कैसा वेरी करता है? सर गिवन गुड्स एक्सेप्शन में आता है, और जैसे जैसे कीमत बढ़ती है डिमांड भी बढ़ता है, यानी ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब इसमें इतना दिमाग क्या लगाना, ये तो ऑलरेडी एक्सेप्शन का पार्ट है, और एक्सेप्शन में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता ही नहीं है। कीमत बढ़ेगी साथ साथ डिमांड भी बढ़ेगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 93 पर आते हैं। द एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी इज अ प्राइस डिमांड एनालिसिस, इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड, मार्केट डिमांड। क्या होना चाहिए जल्दी बताओ। द एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी
एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, रिलेटेड गुड्स। याद करो, मैंने आपको रिलेटेड गुड्स नहीं बताया था, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो क्रॉस डिमांड एनालिसिस होता है। याद है आपको, मैंने आपको क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ाया था, जिसमें रिलेटेड गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस के इफेक्ट को निकालना सिखाया था, समझे। तो जब भी हम किसी प्रोडक्ट के डिमांड को उसके रिलेटेड गुड्स के रेस्पेक्ट में स्टडी करते हैं तो उसे क्रॉस डिमांड एनालिसिस कहा जाता है। तो राइट आंसर सी होगा। चलिए 94 में आते हैं। 94 में कहता है डैश ऑब्जर्व दैट व्हेन द प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स फॉल द डिमांड फॉर सच गुड्स ऑल्सो फॉल। एक स्टेटमेंट किसने दिया है? आप देखो, ये एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर रहा है। व्हेन प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स फॉल द डिमांड फॉर गुड्स ऑल्सो फॉल। अरे याद करो यार, क्लास में बताया था मैंने, सर रॉबर्ट गिफेन, बताया था कि नहीं आपको? सर रॉबर्ट गिफिन ने बताया है ना आपको। एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, गिफिन गुड्स के बारे में किसने बताया? सर रॉबर्ट गिफिन ने। कितना कंफ्यूज होते हो यार। चलो क्वेश्चन नंबर 95 पर आओ। लॉ ऑफ डिमांड, अरे किसने बताया? ये तो सर अच्छे से याद है, अल्फ्रेड मार्शल, सबको याद होगा। फिर देखिए 96 नंबर क्वेश्चन पे आइए। द टेंडेंसी ऑफ लो इनकम ग्रुप टू इंटीमेट द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ हाई इनकम ग्रुप इज नोन एज डैश इफेक्ट। ऐसे डिमांड को हम क्या बोलते हैं? डेमोस्ट्रेशन। आपको याद आ रहा है, मैंने एक्सेप्शन में आपको बताया था ना कि जो हायर इनकम ग्रुप के लोग होते हैं वो दिखावा के लिए प्रेस्टिजियस गुड्स, जितना महंगा होता जाएगा लोग उसको और ज़्यादा खरीदते चले जाएंगे। जैसे आप देख लो, दुबई में शेख लोग कार के ऊपर गोल्ड का लेयर चढ़ा देते हैं। क्यों भैया, क्या कर रहे हो? तो डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट, दिखावा के लिए परेशान है। तो राइट आंसर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल फॉर नेसेसरी गुड्स, गिफन गुड्स, नॉर्मल, प्रेस्टिजियस। लॉ ऑफ डिमांड कहाँ एप्लीकेबल है? अरे सर नॉर्मल सा बात है ना। लॉ ऑफ डिमांड नॉर्मल गुड्स के लिए एप्लीकेबल किया गया है। प्रेस्टिजियस, गिफन, ये सब तो अपवाद है, एक्सेप्शन है। नॉर्मल गुड्स जो साधारण है। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 पर आइएगा। 98 में क्या कहता है? व्हेन प्राइस चेंजेस एंड proportionate change in market demand is more than proportionate change in individual demand implies that market demand curve is dash than इंडिविजुअल डिमांड कर। मार्केट डिमांड कैसा होगा? अरे भैया फ्लैटर होगा, क्योंकि मार्केट डिमांड में सबका डिमांड इंक्लूड है ना, तो फ्लैटर ही ना होगा यार। डायग्राम मैंने क्लास में आपको बताया नहीं था कि जब इस तरह से मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड कर ऐसा है हमारा, फ्लैटर होता है ना, क्योंकि इसमें सबका डिमांड इंक्लूड होता है, इसलिए वो फ्लैटर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या कह रहा है? कहता है पॉजिटिव स्लोप डिमांड कर्व क्या इंप्लाइज करता है? वायोलेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, गिवन गुड्स, या इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव एंड ग्रेटर देन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, या ऑल ऑफ द अबव। जल्दी बताइए भैया। पॉजिटिव स्लोप डिमांड कर्व का मतलब होता है एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। अब तुम ही बताओ ना, पॉजिटिव स्लोप का क्या मतलब निकला जी भाई? ये निकला डिमांड कर्व एक्सेप्शन है, तो यानी ये लॉ ऑफ डिमांड को भी वायोलेट कर रहा है। गिवन गुड्स भी हो सकता है, और इनकम इफेक्ट नेगेटिव ग्रेटर है सब्सटीट्यूशन से, तभी तो एक्सेप्शन है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसका नेक्स्ट पेज में इसका पीडीएफ का बाकी इंफॉर्मेशन है। आइए एक बार इसको रीड कर लेते हैं, समझने में क्या जा रहा है समझ लेते हैं। देखिए कहता है ना, इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम विल इंक्रीज डिमांड फॉर। देखिए क्या कह रहा है भाई। An increase in consumer income will increase the demand for dash but decrease the demand for dash। कंज्यूमर का जब इनकम बढ़ेगा तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड, एक मिनट रुकिए, हाँ,
जब इनकम बढ़ेगा तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड बढ़ेगा, लेकिन इन्फीरियर गुड्स का डिमांड घटेगा। तो राइट आंसर बी हो गया। चलो ऑप्शन सी और डी का ज़रूरत भी नहीं पड़ा, क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो गया, क्योंकि नॉर्मल गुड्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है इनकम का। मैंने आपको बताया है कि जैसे जैसे इनकम राइज करेगा डिमांड राइज कर जाएगा, और इन्फीरियर गुड्स में इनकम बढ़ेगा तो डिमांड फॉल कर जाएगा। ओके, चलिए, तो अप्रॉक्स हम लोगों का 100 क्वेश्चंस के आसपास कंप्लीट हो गया है, और लेक्चर हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, आज के लिए काफ़ी है।